हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी मस्ती अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों फिजिक्स यानी घटना चक्र का पार्ट 3 है। कम से कम आपको 500 क्वेश्चन इससे मिलेगा दोस्तों, रिवाइज करने का मौका। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और क्या करना है, सब्सक्राइब भी कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों। उससे पहले आप सभी दोस्तों को एक अपने अंदर पावर और उत्साहित भरने के लिए आपको एक मोटिवेशन मैं कहता हूँ। कहा जाता है कि खोल दे पंख में मेरे कहता है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा। अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है दोस्तों, पूरा आसमान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, पूरा आसमान बाकी है दोस्तों। इसी के साथ आज का सुपर क्वेश्चन है ना। लेकिन उससे पहले आप सभी दोस्तों अगर मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, उसके बाद शेयर और उसके बाद करना है क्या, सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना है उसके बाद ये बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए और ऑल कर देना है। क्या कर देना, ऑल। उसके बाद ब्लैक हो जाएगा दोस्तों। कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन है ना। आपको यांत्रिक ऊर्जा से पढ़ना है। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा नहीं, ये मानी यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बताना है ना। जिसमें द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। और इसका जो भी क्वेश्चन निचोड़ होगा उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, नोट्स। यांत्रिक, यांत्रिक भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिससे पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर है ना उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिससे पिंडों पर, यानी कोई एक प्रकार का वस्तु है, पिंड है ना, उस पर पिंडों पर क्या करता है, बल लगाने या उन्हें विस्थापित किया यानी हटाने पर, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी को यांत्रिक कहा जाता है या मैकेनिक कहा जाता है, मैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब भार के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। भार क्या है, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु को भार कहते हैं। यानी कोई वस्तु है, ऊपर से आकर्षण बल जो लगता है पृथ्वी द्वारा, तो वही को भार कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है। द्रव्यमान है, किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु पदार्थ के द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, इसे एम से व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान को किससे व्यक्त किया जाता है, एम से व्यक्त किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों भार और द्रव्यमान में अंतर। इस तरफ भार है, इस तरफ द्रव्यमान है। पृथ्वी के आकर्षण बल होता है भार में, लेकिन वस्तु का पदार्थ का परिमाण होता है द्रव्यमान। दूसरा, इसका मात्रक न्यूटन होता है भार का, लेकिन द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। यह एक सदिश राशि है, कौन, भार, लेकिन द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है। फिर आते हैं दोस्तों, यह सदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचल रहता है। 100 ग्राम है तो 100 ग्राम रहेगा, वो घटेगा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं दोस्तों दूरी और विस्थापन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूरी और विस्थापन क्या है, प्रतिदिन की भाषा दूरी, प्रतिदिन की भाषा में दूरी और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक ही अर्थ का प्रयोग किया जाता है, परंतु भौतिक में इन दोनों शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होता है। लेकिन भौतिक में क्या होता है, भिन्न भिन्न अर्थ होता है। जब एक वस्तु
एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय किया गया प्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है जब दूरी कहलाता है वो। लेकिन जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधा रेखा मार्ग बतलाता है, इसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को विस्थापन कहा जाता है। और सबसे है ना, कहने का मतलब है कि वस्तु का विस्थापन सदैव प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सबसे कम दूरी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चली गई दूरी केवल परिमाण होता है। चली गई दूरी केवल क्या होता है? परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड कहा जाता है उसको। जबकि विस्थापन में परिणाम के साथ साथ दिशा होता है। याद रखिए। चली गई दूरी में केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। स्पष्ट है कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि, याद रखिएगा। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य हो जाती है, परंतु वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है, परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। वस्तु का अंतिम विस्थापन जो होता है शून्य हो सकता है। किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होगा जब एक निश्चित दूरी चलने के बाद वस्तु अंततः अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। कार्य बटा समय, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, है ना। या समय बराबर इसको निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या हो सकता है? कार्य गुने शक्ति। ठीक है, देखिए कैसे इसको यहाँ नीचे गुना कर देंगे तो समय बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा कार्य बटा, है ना, यदि शक्ति तिरछे तिरछे गुना इसको हम कर सकते हैं, तिरछे तिरछे इसको गुना कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई करता टी समय में W कार्य करता है तो उसकी कार्य शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होगा। शक्ति का ऐसा मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, इसे वाट भी कहा जाता है। शक्ति का एक अन्य मात्रक है अश्व सामर्थ्य, जिससे हॉर्स पावर या एक अश्व सामर्थ्य बराबर 740 वाट होता है। अब आते हैं ऊर्जा के बारे में। किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा के अनेक रूप हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि। इसका ये सही मात्रक, है ना, इसका ये सही मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। यह किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। किसी पिंड को यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है गतिज ऊर्जा, दूसरा होता है स्थितिक ऊर्जा। एक पिंड की स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा को कुल योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है ना। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा, है ना। अगर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ देंगे, है ना, तब गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है। यह वह ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा के बारे में हम आप लोग डिस्कस करेंगे। यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m हो, m किलोग्राम, तथा चाल v हो, मीटर प्रति सेकंड हो, तो उस पर वस्तु का गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 2 mv² हो जाएगा, चाहे m द्रव्यमान और भी वेग होगा। यह वह ऊर्जा जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति में दशा के कारण होती है। स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर लाई जाए, इसी दौरान किया गया कार्य वस्तु की स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। क्या होता है? ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिक ऊर्जा के कई रूप होते हैं, कौन कौन? ध्यान दीजिएगा। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा,
गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, है ना, और वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ठीक है, स्थिति ऊर्जा बराबर होता है mgh यानी पोटेंशियम। अब आते हैं चाल और वेग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किसके? चाल और वेग के बारे में। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल एक अदिश राशि है, इसका ये सारी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। किसी वस्तु का वेग उसमें प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। ठीक, अब आते हैं दोस्तों, चाल एवं वेग में अंतर यह है कि चाल केवल परिमाण होता है। चाल में केवल क्या होता है? परिमाण होता है। इसमें कोई विशिष्ट दिशा नहीं होता है चाल में, याद रखिएगा। जबकि वेग में परिणाम के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। वेग एक सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर को परिभाषित किया जाता है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। न्यूटन के गति के नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। पिंड या अथवा वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम परिभाषित किया है, याद रखिएगा। पिंड रहेगा या वस्तु के गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम दिया था। कितना नियम? 3 नियम दिया है। इन नियमों को न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के नियम बल की परिशुद्धता यानी परिभाषा देता है, बल की परिशुद्ध परिभाषा देता है, और वस्तु पर लगाए गए बल उसके द्वारा प्राप्त की गई गति अवस्था के बीच को संबंध स्थापित करता है। बात समझिएगा। वस्तु पर लगाए गए बल और या तथा उसके द्वारा प्राप्त की गई गति, है ना। जब कोई वस्तु में अगर हम बल लगाते हैं तो जरूर वो गति न, चाहे 1 सेंटीमीटर खसके, चाहे 2 सेंटीमीटर खसके, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, लेकिन जरूर खसकेगा। वो दोनों के बीच को जो संबंध स्थापित करता है वही बल का परिभाषित करेगा दोस्तों। अब इसका प्रथम का नियम क्या है देखिएगा। न्यूटन का प्रथम का नियम, प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु या कोई विरामावस्था में वस्तु विरामावस्था में ही बनी रहेगी, यानी स्थिर वस्तु है तो स्थिर ही रहेगा। और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान से चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी, माने जो वस्तु जा रहा है वो हमेशा चलते ही रहेगा जब तक उसकी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए बाहरी बल उस पर बाध्य नहीं हो किया जाता। उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने की अवस्था, है ना, रहने की अथवा यदि गतिमान है तो एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है ना। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसमें जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात हल्का वस्तु अपेक्षा भारी वस्तु में जड़त्व अधिक होगा। अब आते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन होने का अर्थ होता है कि वस्तु में त्वरण उपस्थित हो, समझेगा। गति में अगर परिवर्तन हुआ तो ये समझ जाएंगे कि वस्तु में कुछ न हुआ तो त्वरण उत्पन्न हुआ होगा। किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि किसी वस्तु में आरोपित बल F तथा उस पर द्रव्यमान M, अब बल की दिशा उत्पन्न त्वरण A तो गुणनफल बराबर होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma। समीकरण को ही न्यूटन गति का द्वितीय नियम कहा जाता है। F बराबर ma। बल का ये सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ये भी पूछता है। न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने पर उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण उत्पन्न करता है, समझिएगा। अब आते हैं न्यूटन का तृतीय नियम दोस्तों। न्यूटन का तृतीय नियम, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। गति के तृतीय नियम के बारे में हम लोग बताएंगे।
गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाए गए बल को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया परिमाण बराबर बराबर तथा दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है, अतः न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। अब आते हैं संवेग बराबर मोमेंटम। किसी वस्तु में संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही परिभाषित करता है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग एक क्या सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है, जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है। संवेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग में परिवर्तन किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर पर लगे बाहरी बल के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में होता है। संवेग में परिवर्तन सदैव क्या होता है? बल की दिशा में। यह न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का एक अनुरूप है। न्यूटन गति के द्वितीय नियम का क्या है? अनुरूप है। बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन बटा क्या होता है? समय। यदि किसी द्रव्यमान की वस्तु प्रारंभिक वेग u है, माने शुरुआत का वेग u है, तो इसका प्रारंभिक संवेग mu हो जाए। mu यानी है ना, शुरुआत लास्ट का वेग और अंतिम का वेग बटा समय, दोनों में से घट जाएगा, है ना। यानी अंतिम वेग अब माइनस क्या? प्रारंभिक वेग बटा समय। ठीक है, एम कॉमन ले लगा यहाँ पे, तब भी माइनस यू बटा टी हो जाएगा। ये समानुपाती या ये बराबर के बटा एम। ये सारी मात्रा को स्थिरांक के का मान क्या होता है? 1 होता है। ए बराबर एम ए होगा। जो न्यूटन के द्वितीय नियम है। संवेग संरक्षण का नियम। यदि दो या दो से अधिक पिंड को समुदाय को बाहरी बल कार्य ना करे, समुदाय को संयुक्त संवेग स्थिर बना रहता है। इसी संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। कार्य बराबर क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, इस जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, कार्य किया हुआ नहीं माना जाता। अगर बल लगाएं तो वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो कार्य होगा? नहीं होगा। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान लगाए गए बल तथा बल की दिशा वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। याद रखिएगा। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण और अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत या केंद्र से बाहर की ओर होता है ना, अभिकेंद्रीय बल में। लेकिन अपकेंद्रीय बल क्या कहलाता है? कपड़ा अपकेंद्रीय बल में, है ना, अभिकेंद्रीय बल अलग होता है और अपकेंद्रीय बल अलग हो गया। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने मशीन अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन 4 नंबर, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल पर है। किस पर? अपकेंद्रीय बल पर है ना। देखिएगा ध्यान से। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होता है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। 5 नंबर गायब हो चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है तो आयतन नहीं होगा। विस्थापन, बल और वेग क्या है? सदिश राशि है। इसको डिस्कशन क्या है दोस्तों? वे राशियाँ जिनके व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाता है।
जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं है, उन्हें आदिश राशि कहलाता है। देखिए याद रखिएगा, सदिश में दोनों होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, लेकिन आदिश में सिर्फ परिणाम होता है दोस्तों। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, आवेग सदिश राशियाँ, आयतन क्या है, आदिश राशियाँ है। क्वेश्चन 7 नंबर है, कौन सी एक आदिश राशि है? तो याद रखना, सदिश राशि, आदिश नहीं, सॉरी दोस्तों, आदिश नहीं, सदिश राशि है तो संवेग होगा। लेकिन ऊर्जा, कार्य, दाब क्या है, सब आदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 8 चाहते हैं, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि है? तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। ठीक है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त किया जा सकता है? तो द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त किया जाता है? तो द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहा जाता है, समझिएगा। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, इसलिए द्रव्यमान बराबर होता है संवेग बटा वेग। ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों, बल के गुणनफल, बल का गुणनफल, बल का गुणनफल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे, है ना, त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल व धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित करता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, या F बराबर ma। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप की इकाई क्या होगा? तो 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा, है ना। अब आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो याद रखिएगा, ऊर्जा का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। ऊर्जा का संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो सृजन होता है सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। हवाओं में क्या होता है? केवल गतिज ऊर्जा होती है। बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं के गतिज ऊर्जा के अन्य रूपों में जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है। वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा कौन कौन रूप परिवर्तित किया जा सकता है? तो देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका गतिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा इसका सही आंसर होगा। बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा पवन ऊर्जा कहते हैं। कौन ऊर्जा कहते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियाँ लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र मदद की से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। कौन सा ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करता है उसमें बैठे हुए यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? तो स्थिरता का जड़त्व रहता है। यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने के कारण प्रयत्न करता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। कथन 1, पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी गति में ला सकता है। दूसरा कारण क्या है? यदि किसी यंत्र पर कोई बाहरी बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो इसका देखिएगा दोनों है दोस्तों। क्या है? दोनों है। तो इसमें क्या होगा, है ना, ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा से वह गति करने लगेगा। कारण है कि आर्म संवेग संरक्षण के सिद्धांत उल्लेख है, जो कि पूर्णतः सत्य है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण हमें उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण चलना सड़क पर चलने की तुलना कठिन हो जाता है। निम्न कथनों पर उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए और बताइए कौन सा सही है गलत है ना। भारी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायन रखने के लिए आवश्यक ताकत अपेक्षाकृत अधिक ताकत धक्का देना पड़ता है। क्यों? निष्कर्ष, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। भारी गाड़ी को चलाने में उस चलायन रखने के लिए आवश्यक बल की अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चलने के बाद घर्षण कम हो जाता है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो 10 गुना है। कितना गुना? 10 गुना है। अब देखिए इसको बनाया कैसे है, देख लेते हैं। माना कि व्यक्ति का द्रव्यमान एम है, तो नाव ज़्यादा द्रव्यमान में एन, नाव प्लस व्यक्ति कूदने के पूर्व क्या था? 0 था। ठीक है, व्यक्ति कूदने के उपरांत दोनों का संवेग होगा m गुने 5 और एक n गुने 0 होगा, क्योंकि कूदने का पूर्व तो उसका 0 होगा, जब कूदने के बाद तो m गुने 5 हो जाएगा। अब दोनों का करेंगे तो बराबर क्या होगा? 0 है ना। तो n गुने 0.5 बराबर m गुने 5 बराबर n बटा m, यानी इतना बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जब एक ट्रक, एक कार और एक मोटर साइकिल की गतिज ऊर्जा समान है, तो यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे क्रमशः क्या होगा? x बराबर y बराबर क्या होगा? z होगा। यदि किन्हीं वस्तुओं का गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे समान दूरी पर ही रुकेगी, अतः x, y और z आपस में क्या हो गया? बराबर हो। दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, उनके वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा? उनके वेगों का अनुपात हो जाएगा दोस्तों 2:3 हो जाएगा। दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान क्या है? समान है, द्रव्यमान m हो गया। पर पहली वस्तु का वेग क्या हो? v1 हो जाएगा, दूसरी वस्तु का वेग v2 हो जाएगा। तो पहली वस्तु का गतिज ऊर्जा 1/2 mv², तो इस पर हम बैठा देंगे 1/2 mv², तो 1/2 mv1 का स्क्वायर हो गया और 1/2 mv2², तो दोनों के काइनेटिक एनर्जी 1/, काइनेटिक एनर्जी 2, 1/2 mv² और 2 mv² हो गया। तब क्या हो जाएगा? इतना का मान कितना दिया हुआ? 4/9, तब v1 v2 का स्क्वायर 4/9, ये रूट अंडर में चला जाएगा, तो इसका पावर देखिए क्या हो जाएगा, है ना। ये v1 और v2 के जो स्क्वायर है, तो इसको कर देंगे भी 2/3 के स्क्वायर, पावर ख़त्म हो जाएगा, यानी v1 और v2 बराबर क्या हो जाएगा? 2/3। या ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, तो रूट में भी दोनों का मान अलग अलग निकल जाएगा। ठीक है, यदि एक कार
सॉरी दोस्तों, एक व्यक्ति कार में जो विरामा में बैठे, सड़क से कार के 4 पहिए प्रत्येक प्रतिक्रिया आ रहे हैं। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो पहिए प्रत्येक पर प्रतिक्रिया क्या परिवर्तन आएगा? तब परिवर्तन आएगा दोस्तों, सही इसका आंसर हो जाएगा यह आर से कम होगा। या क्या होगा? आर से कम होगा। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल एक टैंकर के समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुख्य पृष्ठ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा क्षैतिज से इस प्रकार अनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार अनत होगा कि पिछले सिरे से अधिक गहराई होगी। 24 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ तीव्र गति से जाता है तो 4 पहिए वाहन क्या होता है ना, बाहरी पहियों पर उल्टेगा, बाहरी पहियों पर क्या होगा? उल्टेगा, और बाहर की तरफ पिछलेगा, बाहर की तरफ क्या होगा? पिछलेगा। एक और 3 इसका सही आंसर होगा। यदि कोई गाड़ी वांछित चाल के सापेक्ष तेज चल रही है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगती है, परंतु जब घर्षण बल भीतर की ओर लगकर अतिरिक्त अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है तो एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ बाहर की ओर फिसलेगा और बाहरी पहिया पर उलट जाएगा। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या होगा? तो A बराबर V माइनस U बटा T होगा। हम बता चुके थे पहली बार V बराबर U प्लस AT, या AT बराबर V माइनस U, A बराबर V माइनस T है ना। A बराबर V का अंतिम वेग, V बराबर कण का अंतिम वेग, U बराबर क्या होगा? कण का प्रारंभिक वेग, A बराबर त्वरण, T बराबर समय। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।